अच्छा, तो हम जो है ना ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि there is a lot of noise in our data, and but somehow we want to estimate the correct model using noisy data. So our eyes have managed to solve this problem. All of us see a dominant line. अगर कोई मुझे ये कहे कि इस डेटा में एक लाइन प्रेजेंट है तो all of us can see it. तो what is the अगर हम सारे पॉइंट्स यूज़ करेंगे ना तो हमारे पास ये रेड वाली लाइन आएगी यूजिंग ये जो ग्रेडियंट डिसेंट मेथड हमने पढ़ा है अभी। सारे पॉइंट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस मिल रही है और ये लाइन है, ऑब्वियसली ये गलत है। तो ये गलत इस वजह से है क्योंकि मीन जो है, हमने मीन कैलकुलेट करना होता है आखिर में, तो मीन इज़ अफेक्टेड बाय इवन अ सिंगल नॉइजी डेटा पॉइंट। फॉर एग्जांपल ये अगर एक अकेला यही होता ना, या अकेला ये पॉइंट होता बॉटम राइट में, तो भी मीन जो एरर आती वो काफ़ी ज़्यादा आती। तो वी वर डिस्कसिंग दी अदर डे कि मीन के अलावा हमारे पास और कौन से ऑप्शंस हैं एरर को समराइज़ करने के लिए। तो कौन सा और मैट्रिक हमने पढ़ा था एरर समराइजिंग का? मीडियन। हाँ, तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर डेटा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ ना, ये हो गया लेट्स से मेरे पास ये ना कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, दे आर नॉइजी बट दे आर ओके। और जो है ना मैं ये एक नॉइजी पॉइंट आ गया मेरे पास, इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, तो अब जो है वो क्या होगा, मतलब अगर मेरे पास किसी ने मुझे आके सही लाइन बता भी दी होती ना, तो ये लाइन पॉइंट डिस्टेंस मैं कैलकुलेट करता इन सारे पॉइंट्स से इस लाइन का, तो दिस सिंगल पॉइंट इज़ इंक्रीजिंग माय एरर अ लॉट। तो जो मेरा एल्गोरिदम है उसको ऐसा लगेगा कि वो वाली लाइन अच्छी है जो मे बी इस ब्लू वाले पॉइंट के पास से गुजरे। तो आई विल नॉट गेट दिस ब्लैक लाइन, आई विल गेट दिस रेडिश लाइन। तो अगर हम मीडियन को यूज़ कर रहे होते, तो मीडियन को अगर मैं यूज़ कर रहा होता ना, तो मैं सारी एरर्स को लिखता, पहले पॉइंट के साथ क्या एरर है, दूसरे के साथ क्या एरर है, तीसरे के साथ क्या है, चौथे के साथ क्या है, पांचवें के साथ क्या है, कितने पॉइंट्स हैं, 6। ये एरर मैं लिख लेता, फिर इस एरर को मैं सॉर्ट करता असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे कम सबसे कम, सब उसके बाद कौन सी ज़्यादा है। तो होना ये था कि ये जो ब्लू वाली एरर है ना वो कहीं यहाँ पे होनी थी। तो मीडियन में ये होता है कि आप जो है ना दो सेंटर वाली वैल्यूज़ का ना एवरेज ले, ये बहुत कोई छोटा नंबर होना था। तो since the error has reduced to as little value as possible, तो मेरा जो gradient descent है it would have stopped। यूँ ही होता है ना gradient descent में, कि एरर जब सबसे कम हो जाए, ज़ीरो ना भी हो, तो the algorithm has to stop। तो why are we not using median? सर इन केस अगर 50% से ज़्यादा हमारा नॉइस आ जाता है तो ये फेल हो जाता है। हाँ, एक तो ये है कि 50% से ज़्यादा नॉइजी डेटा पॉइंट्स हो, तो हमें जब डेटा किसी ने दिया होता है ना, तो हमें नहीं पता होता कि आउटलायर्स की क्या फ्रैक्शन होगी। ठीक है, लेट्स से मैं आउटलायर्स की फ्रैक्शन को हम सिंबल ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो व्हेन समबडी हैज़ गिवन डेटा, हमें नहीं पता होता कि ई क्या है, तो इट कैन बी 0.1,
it can be 0.5, it can be 0.9. तो इसका क्या मतलब है 0.1 का? E 0.1 होने का क्या मतलब है? 10% नॉइज या 10% एरर। 10% जो ये जो मेरे पास टेबल दिया हुआ है ना डेटा का, इसमें 10% पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आउटलायर्स हैं। ये जो मैंने आपके सामने तस्वीर बनाई है, इसमें कितने परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स आउटलायर हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं आप? 1/6 into 100। हाँ, 1/6 है, 1/6। तो क्या फ्रैक्शन बनी आउटलायर्स की? पॉइंट वॉट 133 या क्या? 16%। 16%। तो ये हमें नहीं पता होता, समटाइम्स वी डोंट नो इट। तो हम ये अजम्पशन लेना नहीं चाहते कि हमें पता है। तो एक तो ये रीज़न है मीडियन ना यूज़ करने का, ये 50% से ज़्यादा हुआ ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके अलावा क्या रीज़न था? मैथमेटिकली हैंडल नहीं हो सकता, उसके डेरिवेटिव नहीं होता प्रॉब्लम। आई डोंट नो, आई आस्क यू टू फाइंड आउट। आप लोगों ने देखा जाके एवरेज का फार्मूला तो आपको पता है ना, समथिंग किसी को जमा करो और डिवाइड बाय n and you can calculate the derivative of this thing. Median is, can you represent median analytically? I don't know. बहरहाल अगर एनालिटिकली लिख नहीं सकते तो डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये एक चैलेंज है। तो अभी हम देखेंगे, अभी हम एनालिटिकली अगर लिख भी सकते होते तो हम अभी देखेंगे कि वी वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम जब फ्रैक्शन ऑफ आउटलायर्स 50% से ज़्यादा हो जाए। अच्छा, फिर ये जो प्रॉब्लम थी हमारी, इसमें ये है कि यू स्टडीड सम ट्रिक्स टू सी इफ द कर्व दैट यू हैव फिगर्ड आउट इज राइट और नॉट। एक कैसे हम करते थे, हम इस डेटा को डिवाइड कर देते थे कुछ पोर्शंस में। फर्स्ट पोर्शन को यूज़ करके लाइन एस्टिमेट करते थे और सेकंड पे चेक कर लेते थे कि एरर क्या है। इस केस में वो स्ट्रेटजी क्यों फेल हो जाती है? फर्ज करें आपने इस डेटा को ना 2 में डिवाइड कर लिया। लेट्स से मैं ये यहाँ से ना इस डेटा को डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या होगा? फर्स्ट हाफ में मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ ना, इधर ही बना लेते हैं। फर्ज करें ये है ना मेरे पास आउटलायर्स, ये मैंने बना दी। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट साइड पे डेटा है ना, इसको हम लाइन फिट करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। ऑब्वियसली गलत ही लाइन फिट होगी। क्या लाइन फिट होगी? कुछ आई डोंट नो। इस में भी ये लाइन फिट हो रही है, ये जो पिंक वाली मैंने बनाई है। और टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने का मतलब ये है कि ये जो राइट साइड ऑफ द लाइन डेटा पॉइंट्स है उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इस लाइन से, तो काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन ठीक नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा एरर है। तो व्हाट शुड यू डू नेक्स्ट? मशीन लर्निंग में आप क्या करते थे अगर टेस्ट डेटा पे आपके मॉडल की एरर ज़्यादा आ जाती थी? तो इसका क्या मतलब होता था? रेगुलराइजेशन ऐड करते थे। I don't remember adding regularization. If your test error was टेस्ट एरर आपकी ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा होती थी आपकी टेस्ट एरर? उसने भी लर्न ही नहीं किया। हाँ, नहीं वो दोनों देखने पड़ते हैं ना। यहाँ पे ट्रेनिंग एरर भी ज़्यादा है, ये देखिए, ट्रेनिंग एरर भी ज़्यादा है और टेस्ट एरर भी ज़्यादा है। ये सिचुएशन हो रही है ना।
तो ट्रेनिंग एरर भी ज़्यादा हो और टेस्ट एरर भी ज़्यादा हो तो उसका मतलब उसने कुछ नहीं सीखा। तो इस केस में हम क्या करते थे जब दोनों दोनों चीज़ें ज़्यादा हों? ये कौन सा केस होता था ट्रेनिंग एरर भी ज़्यादा होने वाला और टेस्ट एरर भी ज़्यादा होने वाला? अंडर फिटिंग का। अंडर फिट। हाँ मतलब ठीक है, तो अंडर फिट से कैसे बचते थे फिर? सर जो लाइन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने थे या हम डेटा और ऐड करते थे। अंडर फिटिंग डेटा बढ़ाने से नहीं ठीक होता था। अंडर फिटिंग हमारा हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी। मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने से ठीक होता था। बट दैट इज़ नॉट द इशू ओवर हेयर, राइट? बिकॉज हम लाइन ही फिट करना चाहते हैं। हमें किसी ने आके बता दिया है कि आपका डेटा में लाइन ही है, ठीक है? तो प्रॉब्लम इज स्लाइटली सिंपलर है ओवर हेयर। उधर जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी उधर हमें हाइपोथेसिस जिसको हम कहते थे कर्व, वो हमें उसका ऑर्डर नहीं पता होता था, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, हायर ऑर्डर है। इधर हमें पता है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम थोड़ी डिफरेंट है। तो अब कैसे इससे बचा जाए? तो ये अभी हम करते हैं। तो ये मैं अभी आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ, देन यू कैन कमेंट ऑन इट कि ये ठीक है कि नहीं है। ये हमारा ली स्क्वायर आ गया और ओके। तो कीप इन माइंड कि अभी हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो होमोग्राफी वाला है। ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम कि हमारे पास इमेजेस होंगे, उनको हम उनमें से हमने पॉइंट्स मैच करने होंगे, कुछ सही कर देंगे, कुछ गलत कर देंगे। तो कुछ सही कॉरेस्पॉन्डेंसेस हैं, कुछ गलत हैं। तो उससे हमने एज कैलकुलेट करना है। एज इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स। अब 3x3 मैट्रिक्स की जो मॉडल है उसमें 8 देयर आर 8 अननोन्स। तो 8 से हम 16 नहीं कर सकते। तो दिस इज नॉट दैट प्रॉब्लम विच वी वर ट्राइंग टू सॉल्व इन मशीन लर्निंग। इट इज स्लाइटली डिफरेंट। द मॉडल इज नोन। हमें पता है, हमने मॉडल कर लिया है प्रॉब्लम को, हमें उसके अननोन पता है। तो इस वजह से प्रॉब्लम इज स्लाइटली सिंपल। दैट इज हेल्पिंग अस ओवर हियर। तो एक सजेशन ये है, उन्होंने कहा ठीक है जी, आपको नहीं पता कितने आउटलायर्स हैं डेटा में, और तो आप जो है इस तरह करें कि आप कोई भी 2 पॉइंट्स लें या उतने पॉइंट्स ले लें जिससे आपका मॉडल बन जाता है। लाइन बन जाती है 2 पॉइंट्स से, ठीक है? तो आप कोई भी रैंडमली 2 पॉइंट ले लें। यहाँ पे जो 2 पॉइंट लिए हैं, आर दे इनलायर्स और आउटलायर्स? ये जो रेड वाले पॉइंट्स हैं आउटलायर्स। आउटलायर। इससे लाइन बनाएं, गलती होगी। गलत लाइन से ना सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करें और चेक कर लें कि कितने पॉइंट्स एक ख़ास डिस्टेंस के अंदर है। ये आ गया इस पॉइंट का क्या कह सकते हैं, स्पोर्ट सेट कह लें इसका। इस हाइपोथेसिस को कितने पॉइंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो कितने कर रहे हैं ज़रा काउंट करें। नो। वो 2 वो भी शामिल करें ना जो जिनसे लाइन बनाई थी, वो तो करेंगे ही करेंगे। यस। 11। 11। तो अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो हमारी इनिशियल एफर्ट थी ना, जब हमें कुछ समझ नहीं आया क्या करें, तो बस हमने लाइन फिट करना शुरू कर दी। तो आप फ्रैक्शन ऑफ आउटलायर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये लाइन ठीक है तो फ्रैक्शन ऑफ आउटलायर्स क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितने पॉइंट ये वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स में ब्लैक वाले भी शामिल हैं, ग्रीन वाले भी शामिल हैं और रेड वाले भी शामिल हैं। और जो इनलायर्स हैं वो हैं सिर्फ ग्रीन वाले और रेड वाले।
सर हम सबसे पहले ही इन आईएस वाले को टोटल से डिवाइड कर देंगे और 1 में से माइनस कर देंगे, तो फिर आउटलायर्स की रेशियो आ जाएगी, आपको क्वेश्चन आते ठीक है, चलें ये हमने कर लिया है। तो ये हमने कर लिया। अब व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट? हमने पहली लाइन फिट कर ली और अब हम क्या करें? तो हम एक और दफ़ा करते हैं ये काम। तो ये हमारा ना एक लूप चलता रहेगा, ये जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं ना, हाइपोथाइज एंड वेरीफाई लूप। हाइपोथाइज ये है कि नया मॉडल ले आए और उसका सपोर्ट उसके उसके इनलायर्स और आउटलायर्स कैलकुलेट करें। तो ये आप करते रहेंगे ना, एक वक्त आएगा कि सही लाइन वाले पॉइंट्स सेलेक्ट होंगे और सही लाइन वाले पॉइंट्स के जो है वो इनलायर्स होंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे। तो हाउ मैनी ऑफ यू एग्री विद इट कि जो सही लाइन होगी जब वो हम फिट करेंगे तो उसको जितने पॉइंट्स सपोर्ट कर रहे होंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे। सर अगर हमने सर एक थ्रेशोल्ड रखा हुआ है, ये जो आपने डॉटेड लाइन से बनाया, तो फिर तो ये वाला सपोर्ट ये वाला सही चलेगा ना सर फिर? नहीं ठीक है, मैं वैसे कह रहा हूँ मतलब वाई आर वी इंक्लाइंड टू बिलीव कि जब सही लाइन वाले पॉइंट्स आएंगे तो उसके इनलायर सबसे ज़्यादा होंगे। आउटलायर्स कम है देन इनलाइन पॉइंट्स। नहीं, यहाँ पे ग्रीन और ब्लैक वालों में तो ग्रीन और ब्लैक पॉइंट्स मेरा ख्याल है ब्लैक वाले ज़्यादा हैं ग्रीन से। आई डोंट नो, ये मैं नहीं कह रहा कि ग्रीन वाले ब्लैक वालों से ज़्यादा होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप सही वाली लाइन लेंगे ना, जिसका मतलब ये है कि जब आप इन लायर से लाइन बनाएंगे तो जो लाइन बनेगी उस लाइन को ज़्यादा पॉइंट सपोर्ट करेंगे एज़ कंपेयर टू कि जब आप कोई और लाइन बनाएंगे तो उसको कितने ग्रीन पॉइंट सपोर्ट कर रहे थे। मतलब इन लायर से जो लाइन बनेगी उसका जो सपोर्ट सेट का साइज होगा वो किसी और लाइन के सपोर्ट सेट से ज़्यादा होगा। मतलब हम डिफरेंट लाइंस के ना ग्रीन पॉइंट्स कंपेयर कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि जब आपके पास सही वाली लाइन आएगी ना तो उसके ग्रीन वाले पॉइंट्स सबसे ज़्यादा होंगे। क्यों हम ये कहना चाहते हैं? क्योंकि वो इनलायर से बनी है rather than आउटलायर्स, इसमें सारे नहीं एनकम्पास कर सकती। देखिए, आउटलायर्स की तादाद तो ज़्यादा है ना हमारे इनलायर्स से। अगर ये जो हमारा आपको ब्लैक ओरिजिनल पिक्चर नज़र आ रही है तो ये नहीं हो सकता कि आउटलायर से बनी हुई लाइन, मतलब ये जो आउटलायर्स हैं उनकी तादाद शायद ज़्यादा ही है। तो ये क्यों नहीं होगा कि जब आउटलायर से लाइन बनेगी तो उसके जो सपोर्टिंग पॉइंट्स होंगे वो सबसे ज़्यादा हों? वाई इज इट नॉट पॉसिबल? स्कैटर्ड ज्यादा है, मतलब तादाद में ज्यादा, मगर वो स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं जरा। जो इनलाइन है दे आर क्लोज टुगेदर। और सर सर इस और ये रीजन भी हो सकती है कि सर जो नॉइस वाला नॉइस से जो लाइंस बनेंगी सर उसमें सर वो उनका पैटर्न सर ऐसा है कि उसमें डिस्टेंस ज्यादा है, और अगर कोई असली लाइन हो या कोई बाकी पैटर्न हो तो उसकी पॉइंट्स हमेशा क्लोजर होंगे। तो ये एक नेचर ऑफ डेटा या नॉइस को इसको डिफरेंशिएट करने में काम है। अच्छा, ये आप सारे ठीक ही कह रहे हैं। इसका जो एक्चुअल जो है ना वो ये है कि मैं अभी बना कर आपको दिखा देता हूँ ना। तो ये 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 मेरे पास वो है। और मैं एक एग्जांपल बनाना चाह रहा हूँ। माय क्वेश्चन टू यू इज़ कि
अगर ऐसा हमारे पास डेटा सेट है तो वेयर दी ब्लैक पॉइंट्स आर दी एक्चुअल, ऐसा डेटा सेट क्यों नहीं हो सकता जिसमें जो ब्लैक वाले पॉइंट्स हैं वो एक्चुअल वो हैं लाइन जो हम बनाना चाहते हैं, और ये जो ब्राउन वाले पॉइंट्स हैं ये आउटलायर है। ऐसा डेटा सेट क्यों नहीं हो सकता हमारे पास? सर हमने नॉइज की ऐसी नेचर देखी है, मतलब आउटलायर्स अगर हम नॉइज को कह रहे हैं तो ऐसे नॉइज शायद exist नहीं करता सर। हाँ, तो इसमें जो बेसिक क्वेश्चन, जो बेसिक बात आ जाती है ना, वो आ जाती है कि when you say that something is noisy, नॉइज के कौन से मॉडल पढ़े हुए हैं अभी तक आपने? गॉसियन। गाउसियन पढ़ा है ना, तो अगर मैं 2D गाउसियन की बात करूं और जीरो मीन है, लेट से ये मीन है, तो वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है? तो द नॉइज कैन नॉट बी कंसिस्टेंट, दिस नॉइज हैज टू बी रैंडम। ये बेसिक डेफिनेशन है नॉइज की, इट विल बी रैंडम। ये तो कंसिस्टेंट पॉइंट्स आ गए ना, इसको नॉइज नहीं कहते, इसको बायस कहते हैं। This problem is different. There is also, we discussed the dataset bias issue. That is a separate problem. But noise has to be random. तो फिर वो पॉइंट्स इसी तरह के होंगे। तो ये हो नहीं सकता कि रैंडम नॉइज हो और वो सारे पॉइंट्स एक लाइन पे भी आ जाए। इस वजह से ये हमारी अजम्पशन ठीक है कि जो जिस लाइन के सबसे अच्छे इन लायर से जो लाइन बनेगी उसके सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग पॉइंट्स होंगे। दिस इज वी आर यूजिंग आवर नॉलेज, ये द नॉइज इज रैंडम। ये गलतियां जो है ना, इट्स अ रैंडम प्रोसेस, ठीक है? ये जो आप एग्जांपल ले लेना, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा फर्स्ट कॉलम ऑफ विंडोज़ को कंफ्यूज करूंगा थर्ड कॉलम ऑफ विंडोज़ से। फर्स्ट का लेफ्ट, दूसरे इमेज में थर्ड कॉलम का जो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर है उससे कंफ्यूज कर दूं। फिर ये जो सेकंड विंडो है लेफ्ट इमेज में, उसका बॉटम लेफ्ट, सेकंड इमेज में थर्ड कॉलम की जो सेकंड रो है उसके लेफ्ट से कंपेयर कर दूं। इट इज़ हाईली अनलाइकली कि इस तरह की कोई गलती हो रही है। नॉइज इज रैंडम। तो रैंडम जो है, इट कोई भी मॉडल फिट करेंगे तो इट विल नॉट सपोर्ट all the outliers, या majority of the outliers will not support a single model. That is why this is our assumption कि ये होता है, ठीक है? सो ऑल गुड। तो ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। ये है हमारा जो है ना फाइनल रिजल्ट। ये जो प्रॉब्लम हमें बहुत मुश्किल लग रही थी, दिस इज व्हाट वी विल डू। We have to repeat problem n times. I don't know what is n so far. We will draw s points uniformly. s line के केस में 2 है, होमोग्राफी के केस में s की क्या वैल्यू है? How many corresponding points you need to calculate a 3x3 matrix? 8 8 चाहिए। तो आपको 4 8 corresponding. आपको 8 इक्वेशंस चाहिए और 4 corresponding पॉइंट्स चाहिए। तो आपको ना डेटा इस फॉर्म में दिया हुआ है किसी ने, ये पहले इमेज का x पॉइंट्स के xy ये हैं, और दूसरे इमेज में इनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स x डैश y डैश ये हैं। तो ये जो एक करस्पॉन्डेंस है ना, ये एक पॉइंट है, तो हमने एक करस्पॉन्डेंस ये ले ली, एक करस्पॉन्डेंस ये ले ली, और इस तरह की टोटल जितनी भी थी ना हमारे पास, उसमें से 8 correspondences we have selected, और फिर हमने एज कैलकुलेट किया। और अभी हम देखेंगे कि एज कैलकुलेट करने के बाद किसी भी एज मैट्रिक्स का सपोर्टिंग सेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एनीवेज हमने मॉडल फिट कर लिया, इधर लाइन फिट हो गई, फिर हमने चेक किया इस मॉडल से कितने पॉइंट्स इस मॉडल को सपोर्ट करते हैं विद इन अ थ्रेशोल्ड, और हमने n टाइम्स रिपीट किया था प्रॉब्लम को। तो इसमें से वो वाला हम सोल्यूशन ले लेंगे जिसमें
मॉडल को सबसे ज़्यादा पॉइंट सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? क्या गारंटी है कि ये काम हम काफ़ी दफ़ा करेंगे तो वी विल गेट दी द लाइन विच वी आर लुकिंग फॉर? क्या इशू है इस द फोकस इज कि कितनी दफ़ा ये काम किया जाएगा तो ये विल बी हैप्पी, मतलब हमें सही वाला सोल्यूशन मिल जाएगा। सर वो तो डिपेंड कर रहा है सर हमारी इनिशियल टेस्ट पे ना सर, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो में ये हो सकता है कि जब तक आपकी मतलब वही 2 पॉइंट पे हम एंड पे आ जाए जो सबसे बेस्ट लाइन फिट है, या कभी इस तरह भी हो जाएगा कि पहले 2 पॉइंट भी ऐसे उठा ले जिससे कम मार्क्स। हाँ, जो आप बात कह रहे हैं ना वो ये है कि मेरे पास लेट से 100 पॉइंट्स हैं, लेट से आई हैव 100 पॉइंट्स, और 100 पॉइंट्स में से कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं 2 पॉइंट्स के? 100 पॉइंट्स हैं, उनमें से 2 सैंपल करके ना मैंने लाइन बनानी है, तो ये नंबर बनता है। ये नंबर क्या है? सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई कर लें, यही है ना एक ऑप्शन। तो इसका क्या रिजल्ट आता है? सर 4950। मतलब 4950 टाइम्स वी विल फिट अ लाइन, और ये एग्जॉस्टिव सर्च है, और इसमें ये है कि 4950 लाइंस में से वो कुछ लाइनें होंगी जिनकी स्पोर्टिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो मतलब इस बात पे वी हैव एग्रीड कि जब हम एग्जॉस्टिव सर्च करेंगे तो एक मर्तबा ऐसे होगा कि इन लायर से लाइन बनेगी, और जैसे ही इन लायर से लाइन बनेगी उसके सपोर्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो हमें इतनी मर्तबा ये काम करना है। दिस इज कॉल्ड ब्रूट फोर्स, कि सारे ही कॉम्बिनेशन टेस्ट कर लिए। तो होमोग्राफी के केस में क्या होगा? होमोग्राफी के केस में लेट से अगर आपको 100 कॉरेस्पॉन्डेंसेस देनी है तो यू विल कैलकुलेट दिस नंबर। ये इस नंबर का क्या रिजल्ट है? सर 3.9 मिलियन है तक। 3.9 मिलियन? मिलियन क्या होता है? 10⁻⁶? यस सर। अच्छा, अभी सिर्फ 100 है। आमतौर पे जो हमारे पास इमेजेस होते हैं ना उसमें हमारे पास लेट से 100 से 200 कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 200 आ जाए, इस नंबर की जगह 200 आ जाए, फिर क्या हो जाएगा ये नंबर, ये जो यहाँ लिखा हुआ है? सर 64.6 मिलियन। 64.6 मिलियन। तो आप इमेजिन करें ना, आपने कोड लिखा है उसमें 1 सेकंड लगता है आपको एक दफ़ा ये सारा प्रोसेस करने में, तो इतने सेकंड्स लग रहे हैं, तो ये आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कितने कितने दिन लगेंगे आपको ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने में? सर इसको 60 से डिवाइड कर लें, शायद इतने दिन लगेंगे। उतने तो मिनट लगेंगे सर ना। almost 750 days। कितने? 750 days almost। ठीक है, मतलब 2 साल बाद जो आप वापस आएंगे ना जब, तो आपकी होमोग्राफी कैलकुलेट हो गई होगी। तो सो व्हाट इज चीजें द टेक होम? जी। सर ये चीज समझ नहीं आ रही कि सर हम तो ये तो लाइन फिटिंग है ना सर, तो ये होमोग्राफी के साथ कैसे सर हम ये इसको कंपेयर कर रहे हैं कि हम उसमें तो सर मतलब कि हमने एक इमेज और दूसरी इमेज के दरमियान लिंक निकालना है ना, तो उसमें लाइन फिटिंग का कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है सर?
वो अभी हम उस बात पे आ जाएंगे कि होमोग्राफी और इस प्रोसेस का क्या है, बट जो बेसिक बात है जो अभी हम डिस्कस करें कि हमें एक काम बहुत दफ़ा करना पड़ेगा। अगर हमें ये गारंटी चाहिए कि आप इनलायर सैंपल करेंगे, मतलब जैसे ही इनलायर आएंगे ना तो आपका मॉडल सही एस्टिमेट होगा, उसको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स सपोर्ट करेंगे। दिस इज करंट डिस्कशन इज दिस, एंड Yes. व्हाट वी हैव सीन इज के वी नीड, एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम एग्जॉस्टिव सर्च करें, सारे ही कॉम्बिनेशंस ट्राई कर दें। तो ठीक है, हमने सब कुछ चेक कर लिया, तो हमारे पास गारंटी है कि जब ये प्रोसेस खत्म होगा ना तो विद प्रोबेबिलिटी 1 वी नो दैट वी हैव फिगर्ड आउट द बेस्ट मॉडल। डू वी एग्री ऑन दिस और नॉट? Yes, sir, Yes, we sir. agree. तो the take home message is कि when the problem is tough then hard work pays off। अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हैं तो सक्सेस की गारंटी 1 है। तो sometimes you are in a situation where you have time and you can try working on a problem multiple times, so even the math suggests कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेंगे ना तो सक्सेस की गारंटी 1 है। तो दैट बीइंग सेड, अभी हम देखते हैं कि ये आपने देख लिया ना, ये वाला नंबर 4950, इस नंबर को अभी हम ना कम करके दिखाएंगे यूजिंग प्रोबेबिलिटी। हम वी विल चेंज आवर पर्सपेक्टिव एंड यू विल सी कि इस नंबर को ना हम कम कर लेंगे। तो कैन यू टेक अ गेस कि ये नंबर कितना कम हो सकता है? सर हाफ हो जाएगा। हाँ, हाफ इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। आपने मतलब काम आधा कर दिया। तो मतलब पूरा कोर्स था उसको आपने आधे सेमेस्टर में खत्म कर दिया। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। एनी अदर गेस? Sir, within 10 शायद। तो 4950 में से 10 कम हो जाएंगे तो नहीं 4009 नहीं से सर 10 शायद विदिन 10 80 में ही मिल जाए शायद। 10 10 में मिल जाए। 4950 की बजाय 10 अटेम्प्ट्स में मिल जाए। अच्छा, देखते हैं। तो उसके लिए ना हमें ओके, तो वी नीड टू, जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना वो ये है कि हमने ये n कैलकुलेट करना है। तो वी हैव टू यूज़ आवर प्रोबेबिलिटी स्किल्स। आप देखेंगे कि सिंपल प्रोबेबिलिटी स्किल्स से हम वी विल गेट सम गारंटीज अबाउट n कि इतनी दफ़ा करें ना तो आपका मसला हल हो जाता है। ठीक है, तो आई हैव टू ड्राइव दैट एक्सप्रेशन, तो आई विल make a new, अच्छा लेट्स से p जो है ना, p इज आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, एंड दिस इज अ नंबर। p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड दिस इज अ नंबर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। प्रोबेबिलिटी है ना तो 1 ही हो सकती है। तो ये जो एग्जॉस्टिव सर्च है जिसमें हम सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई कर रहे हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p इज इक्वल्स टू व्हाट? 1। 1। तो अभी जो है ना, दिस इज अ नंबर एंड लेट्स सी के 1 अगर ना हो, लेट्स से 0.99 हो जाए, तो डू यू ऑब्जेक्ट? नॉट मतलब कितना फर्क पड़ा है 1 से 0.99 करने में? 99% चांसेस है कि हमारा रिजल्ट सही है। हाँ, देखें आप कोई भी काम करने जाते हैं ना जिंदगी,
तो 50-50 चांस है सक्सेस और फेलियर का। 0.99 इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी इफ समबडी कैन गारंटी दैट। अभी ये जो हमने वैक्सीन्स ट्राई की हैं, जो आपने न्यूज़ में सुना है, उसमें व्हाट इज देयर सक्सेस रेट? 94, एंड दे आर सेइंग कि वी हैवंट सीन एन एक्सपेरिमेंट इन आवर लाइव्स कि जिसमें हमारा सक्सेस रेट ये हो। तो 0.99 इज सॉर्ट ऑफ एन आइडियल नंबर। अच्छा, तो एक और चीज़ है जो कि हमने डिसाइड कर ली है कि ई हमने क्या कहा था, इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ आउटलायर्स, परसेंटेज ऑफ आउटलायर्स। हमें पता नहीं होता ये। और एक है n is the number of times we have to repeat this experiment, जो हमें गारंटी करे कि हमारी probability of success जो है ना वो p है। एंड p we have set it, ये हमारी ख्वाहिश है, इस नंबर को हम चेंज कर सकते हैं। अभी हमने इसको बहुत हाई रख दिया। e जो है वो परसेंटेज ऑफ आउटलायर्स है, ये हमें पता नहीं होता जब हमारे पास डेटा होता है। तो लेट्स से अगर percentage of outliers is 0.7, let's say 0.7, तो ये एक बैग है, इसमें डेटा पॉइंट्स पड़े हुए हैं और आई ड्रॉ अ डेटा पॉइंट आउटसाइड दिस बैग। यहाँ पे मैं हाथ डाल के एक डेटा पॉइंट निकालता हूँ। क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं एक आउटलायर सिलेक्ट करूँगा? 70%, 25%। 70% परसेंटेज ऑफ आउटलायर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मैं एक इनलायर सिलेक्ट करूँगा? 30%। 1 minus e. 1 minus e is the probability of selecting an inlier. ठीक है, तो now we have all the math we need to prove कि हमें कितनी दफ़ा n repeat करना पड़ेगा so that our probability of success is p. तो let's take a 5-minute break and उसके बाद ये we will drive it and then we will see कि 4950 कितना कम हो सकता है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि कैसे होमोग्राफी जो है वो उस पे ये वाली स्ट्रेटजी अप्लाई हो सकती है। ये तो लाइन अभी फिट हो रही है। तो लेट्स टेक अ ब्रेक एंड देन लेट्स कम बैक आफ्टर 10 minutes. मीनवाइल आई विल सजेस्ट कि आप जो है ना वो फिल कर लें अपना, मैं दोबारा आकर अटेंडेंस की तरफ देखूंगा। तो आई शुड सी ऑल द ग्रुप्स ओवर देयर।